इस वीडियो में हम लोग डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का चैप्टर 2 देख रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कुकिंग एंड नॉन कुकिंग को। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कोकिंग कोल क्या है? कोकिंग कोल वो कोल है जिसको हम लोग स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना। और नॉन कुकिंग कोल क्या है? उसको हम लोग जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। कुकिंग कोल में और क्या होता है कि उसमें केकिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, केकिंग प्रॉपर्टी क्या है कि जब उसको हम लोग हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में करते हैं, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, तो वो एक केक के रूप में फॉर्म हो जाता है ना। हमारे कंट्री में मैक्सिमम कोल जो पाया जाता है वो नॉन कुकिंग कोल पाया जाता है, और कुकिंग कोल काफी कम पाया जाता है। कुकिंग कोल बेसिकली बीसीसीएल में पाया जाता है। ठीक है, बीसीसीएल के माइंस में। तो आइए देखते हैं फिर क्या है। ये है ना कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल। तो कुकिंग कोल मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, इसको हम लोग स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और इसमें केकिंग प्रॉपर्टी होता है, CAKING, केकिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? और नॉन कुकिंग कोल में केकिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ग्रेड ऑफ कुकिंग कोल एंड नॉन कुकिंग कोल। ग्रेड मतलब क्या होता है कि जैसे A B C D, तो उससे पता चलता है कि कौन सा कुकिंग कोल कितना अच्छा है। अच्छा से मेरा मतलब है कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा है और उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो उसको बर्न करेंगे तो वो कितना हीट या कितना एनर्जी रिलीज करेगा, यही होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो आगे देखिए। तो ये जो ग्रेड है, ये क्लासिफिकेशन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1979 में दिया था। ठीक है, नॉन कुकिंग कोल का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? यूजफुल हीट वैल्यू, है ना। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि उसको जब हम लोग बर्न करेंगे तो वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वही है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग कैलोरी या किलो कैलोरी में बताते हैं। The calorific value of coal or any fuel can be determined in a laboratory in a bomb calorimeter। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, फिर दो एनालिसिस हम लोग पढ़े थे, अल्टीमेट एनालिसिस और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस क्या देता है कि उस कोल में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है, एस कितना है, मॉइस्चर कितना है, ये सब सब अल्टीमेट एनालिसिस से निकालते हैं। और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से क्या निकालते हैं हम लोग कि उसमें अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से क्या निकालते हैं कि एस परसेंटेज कितना है, वोलेटाइल मैटर परसेंटेज कितना है, कार्बन परसेंटेज कितना है, ये सब हम लोग सब किससे निकालते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से। क्लियर है? तो कोयले के अंदर बहुत सारे ये सब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो मेनली जो हीट प्रोड्यूस करने में कौन कौन सा करता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन हीट प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और थोड़ा बहुत सल्फर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर जितना ज्यादा किसी कोल में रहेगा तो वो उतना हीट कम प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉस ऑफ हीट कराता है। क्यों? क्योंकि ये जितना ऑक्सीजन है उतना हाइड्रोजन को ये यूज कर लेता है, और किसमें कन्वर्ट कर देता है? पानी में। ठीक है, मॉइस्चर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फॉर्मूला दी थी कि यूजफुल हीट वैल्यू, यानी कि किसी कोल को अगर हम लोग जलाएंगे यानी बर्न करेंगे तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दी थी, तो उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो यूजफुल हीट वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है? यूजफुल हीट वैल्यू पहले है क्या कि अगर हम उस कोयले को जला रहे हैं 1 kg कोयला को, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी। इसके लिए हम लोग करेंगे 8900 माइनस 138। ए क्या है? एस कंटेंट है। ठीक है, और एम क्या है? मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है? और ये एक स्टैंडर्ड है ISS 1350 1959। तो उसके लिए क्या बोलता है कि उस समय कोयला का टेम्परेचर कितना रहेगा? 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इफ द नॉन कुकिंग कोल कंटेन्स लेस देन 2% मॉइस्चर and less than 19% volatile matter, then the value calculated by the above formula deduct 150 kilocalorie के। ठीक है,
कि अगर 19% से ज्यादा वोलाटाइल मैटर है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा वोलाटाइल मैटर है तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें 150 किलो कैलोरी पर केजी 1% पे करेंगे। ठीक है, मान लो 2% है तो हम लोग 2 इंटू 150 तो 300 किलो कैलोरी और माइनस कर देंगे। क्लियर? आगे देखिए। ठीक है, इसको देखिए ना, ये क्या है, नॉन कोकिंग कोल का ग्रेड है ना। तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि कोई कोल ग्रेड ए, नॉन कुकिंग कोल का ग्रेड ए है। इसका अर्थ क्या है कि यूजफुल हीट वैल्यू उसका 6200 किलो कैलोरी पर केजी से ज्यादा, यानी 1 केजी अगर कोयले को बर्न करेंगे तो वो 6200 या उससे ज्यादा हीट, किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। दूसरा ग्रेड क्या है, ग्रेड बी कोल, तो वो कितना करेगा, 5601 से 6200 किलो कैलोरी पर केजी तक। ठीक है। ग्रेड सी कोल तो वो इतना करेगा, ग्रेड डी कोल इतना, ग्रेड ई कोल, ये सबसे खराब कोल क्या है, वो है ग्रेड जी। तो ग्रेड जी कोल क्या कर रहा है कि सिर्फ 1301 से 2400 किलो कैलोरी पर केजी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए ऐसा ये इतना कम क्यों कर रहा है, इसमें कार्बन कंटेंट हो सकता है बहुत ज्यादा कम है और एस कंटेंट इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए ग्रेड जी क्या है, कुकिंग कोल में सबसे खराब वैरायटी ऑफ कोल है और ग्रेड ए सबसे अच्छा वैरायटी ऑफ कोल है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग क्या करेंगे, कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं कोकिंग कोल का क्या क्लासिफिकेशन है। तो कोकिंग कोल को हम लोग जैसे कि हम लोग नॉन कोकिंग कोल को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो यूजफुल हीट वैल्यू के बेसिस पे, और नॉन कोकिंग कोल को, और कोकिंग कोल को हम लोग एज परसेंटेज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ से दो चीज हम लोग याद रखेंगे कि नॉन कुकिंग कोल का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो है यूजफुल हीट वैल्यू यूएचवी, और कुकिंग कोल का क्लासिफिकेशन का क्या है क्राइटेरिया, वो है एस परसेंटेज, है ना। तो मान लीजिए किसी कोल में एस परसेंटेज क्या है कि कोल के को जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको हम लोग एस बोलते हैं। अगर 15% तक ही एस है किसी कोल में तो उसको हम लोग स्टील ग्रेड 1 बोलेंगे, है ना। ये सबसे अच्छा कोकिंग कोल है। ठीक है। इसी कोल में एस परसेंटेज यदि 15 से 18 के बीच है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टील ग्रेड 2 कोकिंग कोल। क्लियर? किसी में यदि एस परसेंटेज 18 से 21% तक है तो उसको हम लोग वासरी ग्रेड 1, 21 से 24% तक एस परसेंटेज वासरी ग्रेड 2, 24-28 को वासरी ग्रेड 3, और 28 से 35% तक वासरी ग्रेड 4। ठीक है। सेमी कुकिंग कोल क्या होता है कि ना वो नॉन कुकिंग कोल होता है ना वो कुकिंग कोल होता है। सेमी मतलब उसमें स्लाइटली कुकिंग कोल का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। तो वो ग्रेड 1 उसका क्या है, जिसमें एस प्लस मॉइस्चर परसेंटेज 19% तक है। ठीक है। तो उसको हम लोग ग्रेड 1 में क्लासीफाई करते, और ग्रेड 2 में किसको क्लासीफाई करते, जिसमें एस प्लस मॉइस्चर कितना है, 19 से 24% तक। क्लियर है? हार्ड कोक में, जिसमें एस परसेंटेज 36% तक है। ठीक है। और हार्ड कोक के सुपेरियर में 31% तक। तो मेन ये है। ठीक है। मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुकिंग कोल को मेनली हम लोग एस परसेंटेज की बेसिस पे किस पे करते हैं, स्टील ग्रेड 1, स्टील ग्रेड 1, स्टील ग्रेड 2, वासरी ग्रेड 1, वासरी ग्रेड 2, वासरी ग्रेड 3, वासरी ग्रेड 4। और सेमी कुकिंग कोल को हम लोग ग्रेड 1 और ग्रेड 2, कुकिंग कोल सिर्फ एस के परसेंटेज के बेसिस पे ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब एक होता है अनग्रेडेड कोल। अनग्रेडेड कोल का क्या डिफिनेशन है, अनग्रेडेड कोल का डिफिनेशन क्या है,
अनग्रेडेड कोल वैसे कोल हैं जिसमें एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, एक्सीड्स द अबव स्पेसिफिकेशन, मतलब जो 35% तक था उससे ज्यादा है, ठीक है। पर एस प्लस मॉइस्चर क्या है, 50% से ज्यादा नहीं है। कोल का सपोज वेट है 1 kg, तो एस प्लस मॉइस्चर का मैक्सिमम वेट कितना परमिशिबल है, 50% से कम, यानी 0.5 kg से कम होना चाहिए एस और मॉइस्चर का टोटल वेट, है ना। ठीक है, उसको हम लोग अनग्रेडेड कोल बोलते हैं। और रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स मतलब क्या है कि किसी कोल में जिसमें एस और मॉइस्चर का परसेंटेज 50% से ज्यादा है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब एस परसेंटेज कैसे निकालते हैं कुकिंग कोल का, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है कि इतने टाइम तक इसको इतने टेम्परेचर पे रखो, उसके बाद उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ह्यूमिडिटी कितना रखते हैं, 60% रखते हैं, और टेम्परेचर कितना रखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पे पहले हम लोग ओवन में उस कोल को हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एस परसेंटेज निकालते हैं। तो कुकिंग कोल का ग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ एस परसेंटेज पे होता है। इसको याद रखें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये आ सकता है, ठीक है। अब नॉन कुकिंग कोल क्या होता है, वैसा कोल जो कुकिंग कोल के कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है। अब कुछ कोल है उसका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया गया है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे एक कारगिली टॉप सीम है सवंग कोलियरी का, तो उसमें मॉइस्चर कितना है, 0.7 से 0.8% है। उस कोल में एस कितना है, 18.4 से 19.7% है। वोलेटाइल मैटर कितना है, 28.4% है। और फिक्स्ड कार्बन कितना है, 62.5% है, ठीक है। 62.5 से 49.1% तक है। क्लियर है। दूसरा एक सिंगरौली कोलफील्ड, नाम भी सुने होंगे, है ना। उसका पुरेवर टॉपसीमा उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वहां पर कितना है, मॉइस्चर 5.3 से 8.5% के बीच है। एस क्या है, 22.6 से 40% के बीच है। वोलेटाइल मैटर 24 से 30.9% के फिक्स है। और फिक्स्ड कार्बन क्या है, 48 टू 21% के बीच है। अब कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 3300 से 4200 के बीच। तो इसको हम लोग क्लासिफाई कर देंगे, ये बी सी डी कौन सा ग्रेड का कोल है, ठीक है। दोनों क्या है, नॉन कुकिंग कोल। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए। हम्म, तो यहाँ पर दो कोल फील्ड है, ठीक है। बराकर है और एक रानीगंज है। तो दोनों को क्लासिक वो कंपेयर किया गया है। तो बराकर के कोलफील्ड में क्या है कि इनहेरेंट मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितना है, तो वो 1% से 2% के बीच है, और कुछ केसेस में 3% भी है। पर रानीगंज के कोलफील्ड में क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है, वो 3 से 8% के बीच है, ठीक है। बराकर कोलफील्ड क्या है, इसमें वोलेटाइल मैटर कंटेंट कम है, वो सिर्फ 20 से 30% के बीच है। जबकि रानीगंज की कोल में क्या है कि वोलेटाइल मैटर कंटेंट क्या है, 30 से 36% के बीच है, जो कि ज्यादा है, ठीक है। बराकर कोल में क्या है, कार्बन परसेंटेज है 56 से 65 के बीच, जो कि हाई कार्बन परसेंटेज है। और रानीगंज कोलफील्ड में क्या है, कोल कार्बन का परसेंटेज 50 से 60% है, जो कि मीडियम है, ठीक है। और बराकर का कोल क्या है, एक्सेलेंट स्टीम कोल एंड ऑफन एक्सेलेंट कुकिंग कोल। स्टीम कोल क्या है कि यदि इससे हम लोग भाप बनाना चाहें पानी का, यानी कि इसको एक्सेलेंट कोल है, इसको थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करने के लिए, और इसको एक्सेलेंट कुकिंग कोल यानी स्टील इंडस्ट्री में भी हम लोग अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रानीगंज का कोलफील्ड का कोल क्या है, पुअरली कुकिंग, मतलब केकिंग प्रॉपर्टी इसमें कम है। ये स्लाइटली कुकिंग कोल है, ठीक है। तो इसको स्टील इंडस्ट्री में उतने अच्छे से हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गुड गैस कोल है, तो कोल से हम लोग कुछ कुछ गैसेस भी निकालते हैं, उसके लिए अच्छा कोल है। एंड लॉन्ग फ्लेम स्टीम कोल, स्टीम कोल है मतलब पानी का भाप बनाने के लिए, यानी थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज करने के लिए ठीक ठाक कोल है। क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों कोलफील्ड का कंपैरिजन था। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बराकर कोलफील्ड का जो कोल है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू रानीगंज कोल, है ना। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ
कोकिंग कोल का डिफिनेशन दिया गया है ना, जिसको हम लोग बोले थे, बाद में देखेंगे। तो सम टाइप ऑफ कोल, कुछ प्रकार के कोल, हर कोल कोकिंग कोल नहीं होता। कोल को हम लोग कुकिंग और नॉन कुकिंग में क्लासिफाई किए गए हैं। तो कुछ प्रकार के कोल जिसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, absence ऑफ एयर। absence ऑफ एयर मतलब कि उसको हम लोग हवा वहां पर नहीं पहुंचता, ठीक है, हवा वहां पर absent रहता है, हवा वहां पर नहीं रहता। क्लियर है? कितना टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 600 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तो वो क्या करता है, फॉर्म ए सॉलिड पोरस रेसिड्यू कॉल्ड कोक। तो सॉलिड क्या होता है कि मतलब वो पिघल जाता है और जैसे गोईठा होता है उपला, उस टाइप का वो रेसिड्यू बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक, है ना। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और वैसे कोल को बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइज्ड कोल। तो कार्बोनाइज्ड कोल क्या है, वैसा कोल जिसको हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की कमी में जब 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो एक सॉलिड पोरस रेसिड्यू बनता है। फिर से देखिए, इस टर्म को हो सके तो याद रखेंगे, है ना। सॉलिड पोरस रेसिड्यू बनता है, उस सॉलिड पोरस रेसिड्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुकिंग कोल, मतलब कोक बोलते हैं उसको, ठीक है। और वैसे कोल जिसमें ये प्रॉपर्टी रहता है उसको हम लोग कुकिंग कोल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और जिस कोल के ऊपर ये प्रोसेस किया गया तो वैसे कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइज्ड कोल, ठीक है। और कोल विच इज कैपेबल ऑफ कार्बोनाइजेशन, तो वैसे कोल जिसमें ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस किया जा सके और वो करने के बाद ये सॉलिड पोरस रेसिड्यू दे, तो वैसे कोल के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसे कोल में कोकिंग या केकिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये देखिए, अब दो प्रोसेस है कार्बोनाइजेशन का, एक है लो टेम्परेचर, दूसरा है हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में क्या करते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले तो हवा के एब्सेंस में होगा, क्लियर। फिर इसको कहाँ तक हीट करते हैं, तो टेम्परेचर कितना रखते हैं, 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं, ठीक है। द कोक फॉर्म, जो कोक बनता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना हम लोग को स्टील इंडस्ट्री में चाहिए, पर ये सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल यानी घर में जलाने के लिए चाहे तो यूज कर सकते हैं। और ये जो कोक बनता है ये इसको अगर हम लोग जलाएंगे तो इससे धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता, ये एकदम कम निकलता है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को यदि हम लोग किसी प्लांट यानी किसी फैक्ट्री में करें तो ये क्या करेगा, कोयला जो जल के जो गैसेस निकलेगा बाहर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, और उससे बहुत सारा बाय प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है नेवेली लिग्नाइट कॉम्प्लेक्स में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन करते हैं, जो नेवेली लिग्नाइट से जो कोल निकलता है, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, सॉफ्ट कोक बनाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ना, ये बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है। थैंक यू।